Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students inshallah on Monday 6th of October तुम लोग का मैथ्स का ग्रेड 11 का पहला असेसमेंट है. फर्स्ट टर्म, फर्स्ट असेसमेंट, फर्स्ट इंप्रेशन. ठीक है. और वैसे तो ये असेसमेंट थोड़ा सा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कॉलेज फेयर की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गया. तो अब इंशाल्लाह जो है वो मंडे को हो जाएगा मैथ्स का असेसमेंट. मैथ्स का असेसमेंट जो है उसमें चार टॉपिक्स हैं तुम्हारे पास. ऑलरेडी तुम्हें टॉपिक्स पता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कंप्लीट फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस है, और सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स है. ठीक है. अच्छा, अब जो जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं पहले भी तुम लोग को दे चुका हूँ, लेकिन ये है कि थ्रू वीडियो एक ट्रेंड है ना हमारा, तो वीडियो आनी चाहिए. तो वीडियो आ गई है भाई. फरमाइश ये आई थी कि सर वीडियो जरूर बनाइएगा लेकिन छोटी बनाइएगा. तो अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और तुम लोग को तकलीफ ना हो देखने में वीडियो को. तो इन्फॉर्मेशन ये है मेरे पास कि चूंकि इसमें टेक्नोमेट्री है असेसमेंट में, तो कैलकुलेटर तो अलाउ है. ठीक है. फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी भाई. फॉर्मूले सारे जो है ना तुम्हें फिलहाल याद करने हैं. अभी कोई फॉर्मूला शीट नहीं है. बाद में जो है वो इस तरह के जो है वो रीजंस नहीं मिलने चाहिए कि सर हमें फॉर्मूला नहीं याद था, हमसे नहीं हुआ. तो फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेना. काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी हैं. और आपके पास जो है वो सेट्स ऑफ वेन डायग्राम में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत सारे की पॉइंट्स और सिंबल्स वगैरह जो हैं वो तुम्हें जहन में रखने थे सेट्स ऑफ वेन डायग्राम में. तो फॉर्मूला शीट नहीं होगी. फॉर्मूलाज वगैरह तुम लोग याद करके आओगे. शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग, जितनी ज़रूरी वर्किंग है वो आपको शो करनी है. ठीक है. मतलब डंडियाँ नहीं मारनी. और आंसर स्पेस में आंसर लिखने की आदत अब जो है वो तुम लोग को हो जानी चाहिए. ठीक है. ब्लैंक मत छोड़ दिया करो. आंसर स्पेस जो भी फाइनल आंसर है वो आंसर स्पेस में ज़रूर लिखना. और वन डायग्राम की शेडिंग के लिए सिर्फ आप पेंसिल यूज़ करोगे. इसके अलावा आप पेंसिल नहीं यूज़ करोगे. आप पूरा पेपर जो है वो पेन से सॉल्व करोगे, क्योंकि अब जो है ये ग्रेड 11 है, तो अब ये सारी चीज़ों पे मार्क्स कटेंगे. तो थोड़ा सा ख्याल करना. ठीक है. अच्छा, टॉपिक्स हमारे पास चार हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहली चीज़ हो गई ग्रेडियंट. तुम्हें ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए. फॉर्मूले मेथड से भी, इक्वेशन से भी. तुम्हें मिड पॉइंट आना चाहिए निकालना. तुम्हें डिस्टेंस जो फॉर्मूला है, लेंथ फॉर्मूला, वो तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए. इसके अलावा तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बनानी आनी चाहिए. पैरेलल लॉ परपेंडिकुलर लाइन की जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए. इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन आना चाहिए. ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आनी चाहिए. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है. और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस को जो है कट कर रही है तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं. तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है. पूरा सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने तुम्हें बता दिया. अब तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी 30 मार्क्स की आ रही हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी जो है वो 6 to 8 मार्क्स की होगी. ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी है कि ये बहुत आसान है. इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं, गलती का चांस कम होता है, सीधी सीधी चीज़ें होती हैं. तो आप जो है वो कोशिश करना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरीके से कर लो. वेटेज इसकी 6 to 8 मार्क्स है. ठीक है ना. तो इतना ज़्यादा ये नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि आपको क्या क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है. इसका मतलब है ऑल द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड फर्दर ट्रिग्नोमेट्री बोथ आर इंक्लूडेड. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के बाद यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम सोकट हुआ कहते हैं. इसके बाद यू हैव एलिवेशन एंड डिप्रेशन, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ ए बी साइन सी वाला जो फॉर्मूला है. तो ये चार चीज़ें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आ गई. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास साइन रूल है, कोसाइन रूल है, वी हैव बेयरिंग्स एंड वी हैव 3D वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो ये चार चीज़ें जो है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आ गई. इसके अलावा वो जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है साइन ऑफ अक्यूट एंड साइन ऑफ ऑब्ट्यूज, वो भी थोड़ा सा जो है वो देख लेना. ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज जो है ना वो 8 to 10 मार्क्स होगी. तो 8 to 10 मार्क्स जो है वो काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सारी वर्किंग करके दिखा देनी है. ठीक है ना. और ज़्यादातर ये है कि क्वेश्चंस मैंने तुम्हें ये बोला था कि बुक से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके पास जो D3 है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेरिंग के भी, 3D वर्ड प्रॉब्लम्स के भी, साइन कोसाइन रूल के भी. तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. पास पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. IGCSE के पास पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो. तो मतलब ग्रेड 11 है भाई. ग्रेड 11 में यही होता है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा और उतने ही मार्क्स आपके अच्छे होंगे. ठीक है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है. 8 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है. फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ये बेसिकली दो टॉपिक्स हो गए. अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस में हमारे पास चार चीजें आती हैं. फर्स्ट थिंग तो वही है कि जिसमें इनपुट चेंज करा देते हैं तुमसे. फंक्शन देके तुमसे बोलते हैं f(-1) निकालो, f(1) निकालो. तो ये जो -1 और 1 जो तुम्हें देते हैं ना, बेसिकली ये डोमेन ही है. डोमेन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं. और जब वो तुम एक्स की वैल्यूज अपने फंक्शन में प्लग इन करते हो तो जो तुम्हें आंसर मिलता है उसको रेंज कहते हैं. तो ये डोमेन और रेंज बेसिकली वही वाली चीज है जो हम लोग फंक्शन के स्टार्ट में करते थे. मैं आपको एक फंक्शन देता था, फिर बोलता था f(-3) निकालो, f(3) निकालो.
एफ ऑफ 5 निकालो, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। तो ये बेसिकली डोमेन और रेंज वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि फिर भी तुम जो है वो अच्छी तरीके से डोमेन और रेंज वाली चीज़ भी देख लेना, इनपुट वाली चीज़ भी देख लेना, और इनपुट आउटपुट बेसिकली डोमेन और रेंज ही होती है, ठीक है? और इसके अलावा जो है वो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, और आपके पास जो है वो कंपोजिट फंक्शन है। तो ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस में ये 4 चीज़ें आती हैं। फंक्शन की वेटेज जो है वो 4 टू 6 मार्क्स होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो ग्राफ ऑफ फंक्शंस है, ग्राफ ऑफ फंक्शन में वो 5 फंक्शंस हैं तुम्हारे पास। पहला फंक्शन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, उसके बाद क्यूबिक है, रेसिप्रोकल है, एक्सपोनेंशियल है, ये तुम्हें ड्रॉ करने आने चाहिए। इस पे तुम्हें टेंजेंट्स वगैरह जैसे ड्रॉ करके ग्रेडियंट निकालती हैं, वो तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करने आने चाहिए, जिसमें हम इक्वेशंस को सेम करके लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आना चाहिए। ये सारी चीजें ग्राफ ऑफ फंक्शंस का पार्ट है, तो ये तुम्हें सब करना है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस की अगर मैं कंबाइन तुम्हें वो बताऊं इसकी वेटेज, तो ये कम से कम जो है ना ये 10 टू 12 मार्क्स है। तो ये समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फंक्शंस और ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया, इनकी वेटेज जो है ना तकरीबन सेम ही है, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। लास्ट टॉपिक हमारे पास सेट्स ऑफ वेन डायग्राम है, ये ग्रेड 11 का टॉपिक है। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम में 3 चीजें करनी है तुम्हें। एक तो तुम्हें यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालना आना चाहिए सेट्स का। और अच्छा, दूसरा ये है कि सेट्स ऑफ वेन डायग्राम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक चीज जो है ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको समझ नहीं आता। देखो, क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में चीज क्या दी हुई है। अगर वो चिल्ड्रन की तादाद दी हुई है तो इसका मतलब है कि जो अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, वो 9 कोई एक नंबर नहीं है, वो नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, वो तादाद है, तो 9 हो गए वो टोटल, एक नहीं होगा वो। ठीक है ना? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, वो क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करते। अगर क्वेश्चन में नंबर्स लिखे हुए हैं सिर्फ, तो वो नंबर एक नंबर काउंट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन है, तो फिर वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, बेसिकली तुम्हें उन सब नंबर्स को ऐड करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो क्वांटिटी दी है, और एक सेट में 9 4 5 6 आ रहा है, तो एक बच्चे ने काउंट करके 1 2 3 4 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको 9 4 6 इन सबको ऐड करके आंसर देना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, उसको थोड़ा-सा जो है ना क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई किया करो कि ये जो मुझे नंबर्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली एक चीज़ है या ये टोटल क्वांटिटी बता रही है। सही है ना? जब क्वांटिटी होती है तो क्वांटिटी को ऐड करना पड़ता है, और जब एक चीज़ होती है तो फिर हम काउंट कर रहे होते हैं। सही है ना? तो ये चीज़ थोड़ा-सा देख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काफ़ी गलतियाँ हुई थी अभी भी टेस्ट में, जो आप लोगों ने गलतियाँ की थी, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वजह से ही की थी कि 4 नंबर लिखे हुए थे, तो बच्चों ने उन चारों नंबर को ऐड करने के बजाय 4 लिख दिया। तो भाई आपको क्वेश्चन पढ़ के रीड करना होता है कि भाई ये जो 4 नंबर लिखे हुए हैं, ये कोई क्वांटिटी है या फिर ये एक-एक इंडिविजुअल कोई जो है वो आइडेंटिटी है। सही है ना? तो ये थोड़ा-सा देख लेना। इसके अलावा शेडिंग है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपके पास शेडिंग है, शेडिंग दोनों तरह की है। आपको शेड भी करना है और शेडिंग को देख के जो है सेट नोटेशन भी लिखना है। और इसके अलावा जो है वो लास्ट चीज़ जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में अच्छी तरीके से देखना, ओनली का वर्ड आया तो क्या फिल करते हैं, माइनस एक्स कब आता है, माइनस एक्स कब नहीं आता, और बाहर के जो एलिमेंट होता है, बाहर जो हम नंबर लिखते हैं बच्चे उसको भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो वो वेन डायग्राम बनाना लाजमी, अगर वो ना भी बोले तो आप बना लिया करो। तो सेट्स ऑफ वेन डायग्राम जो है ना वो 6 टू 8 मार्क्स का है। इसकी वेटेज जो है ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन से कम ही होगी, क्योंकि 30 मार्क्स का है। तो अगर ये 10-10 हो गए तो ये समझ लो 6 और 4 हो गए। इस तरह की कोई वो आपके पास जो है वो रफ सी एक वो बन जाती है वेटेज। छोड़ना कुछ भी नहीं है भाई, ग्रेड 11 है, सब करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर अभी छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर आगे जाके पता नहीं क्या आधा सिलेबस करोगे, आधा छोड़ दोगे चॉइस में। तो ऐसा नहीं करना है अभी से, बस अब 11 आ गया है, 11 ग्रेड में अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सारी चीज़ें आपको करनी है। वेटेज के हिसाब से अपनी तैयारी करो, तैयारी आपको करनी है सॉलिड। इंशाल्लाह पेपर आपका जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और 2 दिन है आपके पास, कल का पूरा दिन है, ठीक है, और परसों का है। अब बाकी पास पेपर्स यार तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले तो ये मैथ्स ये 4024 के कर लो। अगर ये हो जाते हैं तुम्हारे तो फिर आईजीसीएसई के भी ट्राई कर लो। पेपर कहीं से भी बन सकता है, बस ये है कि टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है? यही इन्फॉर्मेशन थी फिलहाल। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लेना मुझसे, सबका भला हो जाएगा। कमेंट कर दोगे तो सब जो है वो पढ़ लेते हैं, उनको भी उनका आंसर मिल जाता है। अंटिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।